चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से AS19 आज वाइंड अप की तरफ लेकर चलेंगे। AS19 ऑन लीज। मैंने बता दिया था आपको लीज दो प्रकार की हो सकती हैं, इट कैन बी फाइनेंस लीज और इट कैन बी ऑपरेटिंग लीज। और इससे जुड़ी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड लेसी हम दोनों ही सीख चुके थे, काम भी कर चुके हैं उसके ऊपर, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं उसके। ठीक, अब एक नई सिचुएशन सुनिए, एक और नया एस्पेक्ट एएस ने जो डिस्कस किया वो क्या, नाम बताऊंगा बाद में उसका, सुनना शुरू करिए पहले क्या कह रहा है। एक एग्जांपल बनाऊं छोटा सा, देखिए क्या हुआ, ये था राम और ये था यहां पर श्याम। अब समझना हुआ क्या, ये राम ने श्याम से कहा कि भाई मेरे को ना कुछ पैसों की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का ना, कॉन्सेप्ट की जो आत्मा है वहां तक लेकर जा रहा हूं, पहले समझिए फिर सेटल हो जाएगा दिमाग में कॉन्सेप्ट, वरना प्रॉब्लम आएगी। राम ने कहा मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ लोन दिलवा दो 1 लाख रुपए का। श्याम ने कहा कि भाई लोन तो चलो मैं दे दूंगा, ये बताओ क्या गिरवी रखवाओगे, क्या गिरवी रखोगे मेरे पास। और बोला एक काम करता हूं मैं, मशीनरी है मेरे पास एक, उसके कागजात आप रख लो। जब कोई चीज गिरवी रखते हो तो क्या ये इसे यूज कर सकता है। मैंने लैंड गिरवी रखी, गाड़ी गिरवी रखी इसके पास, अपना घर गिरवी रखा इसके पास, तो क्या ये आकर रह सकता है उसमें? नहीं, यूज तो मैं ही करूंगा, यूज तो मैं ही करूंगा। मैंने इसके कागज गिरवी रख दिए कि कल को मैं अगर ना पैसे दे पाऊं आपके, तो आप मेरी एसेट शायद बेच पाओगे और पैसा अपना रिकवर कर पाओगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? अब मैंने लोन ले लिया इससे 10 लाख रुपए का और इसे मैंने एज अ सिक्योरिटी मान लेते हैं, अपनी मशीन दे दी, अपनी फैक्ट्री गिरवी रख दी मैंने इसके पास। ठीक है जी, फैक्ट्री गिरवी रख दी मैंने। अब जब किस्तें मैंने इसे धीरे धीरे देनी शुरू कर दी, अब कुछ समय बाद राम ने इस लोन का पेमेंट करने से आनाकानी करनी शुरू कर दी, डिले हो गया, डिफॉल्ट हो गया। मैंने कहा भाई लोन दिलवाओ वापस। बोला जी है नहीं, अभी काम धंधा चल नहीं रहा, मैं किस्त विस्त दे नहीं पाऊंगा आपकी। मैंने सोच लो, आपकी फैक्ट्री मेरे पास सिक्योरिटी में पड़ी है, उसे बेच दूंगा मैं। ये कहना आसान है, लेकिन उसे बेचने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। पहले से नोटिस इशू करना पड़ेगा, कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा, केस चलेगा, जब प्रूव हो जाएगा तब ये जाकर इसे अल्टीमेटली बेच पाएगा, शायद फैक्ट्री को रिकवरी कर पाएगा। शाम के लिए प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आई? शाम का दर्द समझ में आ रहा है आपको? ये कहने को कागजात मेरे पास रखे हैं फैक्ट्री के, फैक्ट्री में काम आज भी यही कर रहा है, लेबर इसकी लगी हुई है, प्रोडक्शन इसकी चल रही है। कल को मैंने जाने की कोशिश की भी तो मुझे मारपीट के भगा देंगे शायद, और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत लंबे खिंचने वाले हैं। बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। शाम ने कसम खा ली अब तो मैं ना दूंगा आगे से लोन, कुछ भी एसेट गिरवी रखकर मैं तो ना दूंगा। ठीक, ये एक्सपीरियंस समझ में आ गया आपको शाम का और राम का। अब कुछ समय बाद चैप्टर 2 कुछ समय बाद राम को फिर से पैसे की आवश्यकता पड़ी। नया राम है, नया श्याम है। राम पहुंचा श्याम के पास, जी एसेट गिरवी रख देता हूं, पैसे उधार दे दो, किश्तों में आपके पैसे लौटाता रहूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। श्याम ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं दूंगा उधार तो। अजी कुछ नहीं होता, ये आप कागज रखवा रहे हो उसके, कल को रिकवरी करने की कोशिश करूंगा तो बड़े टफ प्रोसीजर्स हैं, नहीं कर पाऊंगा, भागो यहां से। मुझे नहीं चाहिए आपके एसेट गिरवी पर। अपना मकान गिरवी रख रहे हो, आप अपनी जमीन रख रहे हो, मशीनरी रख रहे हो, फैक्ट्री रख रहे हो, मुझे नहीं चाहिए गिरवी।
नहीं दे पाऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट की, राम ने बहुत रिक्वेस्ट की मेरे से कि सर प्लीज कागजात रख लो और मुझे पैसा दिलवा दो, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। नहीं हो पाएगा, भागो यहां से। अब देखो राम ने क्या, राम ने कहा सर एक तरीका है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या? मैंने कहा बताओ क्या प्रस्ताव है। उधार तो नहीं दूंगा, सिक्योरिटी रखकर उधार तो नहीं दूंगा। राम ने क्या किया, देखो राम क्या बोल रहा है, एक काम करता हूं, मैं आपको अपनी फैक्ट्री सेल कर देता हूं, आप मेरी फैक्ट्री खरीद लो। श्याम ने कहा मैं क्या करूंगा तुम्हारी फैक्ट्री का? बोला सर सुन तो लो मेरी बात, आप मेरी फैक्ट्री खरीद लो। ये तो पिट गया था, मेरी फैक्ट्री खरीद लो। श्याम कह रहा है मैं फैक्ट्री ले करूंगा क्या, मैं काम नहीं जा। वैसा सुनो सही, आप मेरी फैक्ट्री खरीद लो, मुझे बदले में पैसा मिल जाएगा। हाँ बोलो, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन मैं भी पैसे का क्या करूंगा जब फैक्ट्री मेरे पास नहीं है? तो अब आप एक काम करना, यही फैक्ट्री मुझे वापस लीज पर दे देना। मेरे पास पैसे आ गए आज। हाँ बोलो, फैक्ट्री भी मेरे पास आ गई किराए पर। बोलो बेटा, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। ये बताओ शाम को फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्या फायदा हो गया इस बार? इस बार वो फैक्ट्री का ओनर बन गया है। क्लियर है बात? उसे बदले में लीज रेंटल मिल जाएंगे किस्तों की फॉर्म में। नाउ दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। क्या कहेंगे? एएस का आखिरी टुकड़ा है ये, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। मैंने क्या किया, अपनी एसेट आपको बेच दी और फिर वही आपसे ले ली मैंने लीज बैक किराए पर। मेरे पैसे आ गए, ओनरशिप जरूर आपके पास चली गई, वो अलग बात है। अब ये लीज भी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी बेटा बताना? लीज भी कौन सी हो सकती है? फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जेन्युइन, ये इसका मतलब क्या है ये बताओ, हिंदी करो। जेन्युइन ही है, मैंने एक्चुअली में ही आपको बेची हुई है और एक्चुअली में मुझे जरूरत थी, मैंने कहा मैं ही किराए पर यूज कर लूंगा, किसी और को क्या किराए पर दोगे। सेल परचेज हुई जेन्युइन, जेन्युइन सेल परचेज है और उसके बाद जेन्युइनली ही मैंने वापस किराए पर भी ले ली। भाई मुझे क्या था, फैक्ट्री बेचनी थी, आप खरीद लो। आपने एग्जाम्पल इश्तिहार निकाला कि फैक्ट्री किराए पर उपलब्ध है, अगले दिन मैं फिर पहुंच गया आपके पास, जी मुझे दे दो किराए पर, मुझे काम करना आता है। जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। और एक ये क्या हो गया, जेन्युइनली नहीं था ये तो फाइनेंस अरेंजमेंट था, इसे फाइनेंस की जरूरत थी। हाँ बोलो, पैसे की जरूरत थी, ये उधार दे नहीं रहा था, तो इसने क्या किया, इसको फाइनेंस कराने के लिए सेल एंड लीज बैक की मदद ले ली। क्या क्लियर है बात? बोलो बेटा, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, पहले मैं बेचूंगा और फिर उसी को मैंने किराए पर ले लिया। क्लियर है बात? बोलो बेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हुआ, मैंने भी एक जगह ली किसान से, ठीक, उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, मैंने उससे जगह खरीद ली। अब जगह खरीद ली, एग्रीकल्चरल लैंड है, भाई मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मैं ढूंढ रहा था किसी किसान को ही उसको लीज पर दे दूं मैं, कि भाई बदले में तू अपने आप काम कर ले, इसमें गेहूं उगा, गन्ना उगा और मेरे को तो साल के इतने पैसे दे देना। अब जब बात चली रही थी, उस किसान ने जिसने अपनी लैंड बेची थी, उसने मुझसे, सर एक काम करो ना, सर मुझे दे दो, मैं ही इस पर उगा लूंगा और साल के पैसे आप मुझसे ले लेना। बोलो बेटा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ आपको क्या लग रहा है, ये फाइनेंस लीज लग रही है, वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, या ऑपरेटिंग लीज है? ऑपरेटिंग लीज है भाई, मैं वापस नहीं दूंगा लैंड। वो आपको
स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है कि ये कोई फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं है? हाँ, अगर वो कहता सर 1 साल के लिए मुझे पैसा, 5 साल के लिए पैसा दे दो, 5 साल बाद लैंड मैं ही वापस ले लूंगा, फला फला जो भी बातें होती हैं, तब तो उसे फाइनेंस लीज मान सकते थे। फिलहाल ये क्या है मेरे लिए? खैर, मैंने सिर्फ वर्ड समझाया आपको, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। क्या ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बस ये वर्ड बताओ मुझे, ठीक है? अब समझो अकाउंटिंग एस्पेक्ट। अब हुआ क्या ये समझिए। हुआ क्या, ये एसेट जो थी इसकी किताबों में वैल्यू थी 10 लाख, मैंने सेल कर दी ये 15 लाख में। 10 लाख वाली एसेट मैंने ये बेची 15 लाख में, और मैं वापस इससे लेने वाला हूं एसेट, ये वापस मैं इससे एसेट लेने वाला हूं यूज करने के लिए, ठीक? अब ये बताइए मुझे, जब मैंने 10 की एसेट 15 में बेची तो ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी बोलो बेटा, बोलो बेटा। प्रॉफिट। मैं मान रहा हूं ये फाइनेंस लीज का केस था, फाइनेंस लीज का केस था, प्रॉफिट हुआ 5 लाख का। छोटा सवाल है बस मेरा, पूरा 5 लाख का गेन बुक कर लूं मैं आज ही अपना? फाइनेंस लीज है, मैं चाह रहा हूं आप सोचो, बस यही करना है, 2 आंसर देने हैं, फाइनेंस लीज में क्या और ऑपरेटिंग लीज में क्या, खत्म, बस इतनी चर्चा है। फिर एक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता भी है। बताओ जी, सोच लो दिमाग में। फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज मतलब जेन्युइनिटी नहीं है सेल परचेज की, कोई जो सब्सटेंस है वो सेल परचेज का नहीं है, वो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा, ये उधार देने की ट्रांजैक्शन है, उधार देने और लेने की, ना कि खरीद बेच की। सब्सटेंस यही बोल रहा है, लीगल फॉर्म अलग है। लीगल फॉर्म क्या कह रही है? पहले खरीद हुई, फिर बेच हुई, फिर रेंट पर दिया गया, ठीक? ये तो लीगल फॉर्म है, लेकिन सब्सटेंस रियलिटी क्या है कि भाई इसे पैसे की जरूरत थी, मैंने लोन दे दिया, सिक्योरिटी लेने के बजाय वो खरीद बेच करके सेफ्टी हो गई, ठीक? अब ये बताओ, मेरी किताबों में एसेट 10 लाख की थी, 15 लाख में बेची, तो 5 लाख का प्रॉफिट क्या आज ही बुक कर लूं पूरा? जल्दी बोलो बेटा। नहीं होगा, सेल परचेज ही नहीं है तो 5 लाख का प्रॉफिट बुक कैसे कर लोगे? ये 5 लाख का, हाँ कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी तो हुई है, मैंने आपसे पैसा उधार ले लिया, 15 में बेच दी, मेरी किताबों में 10 की थी, तो 5 लाख का गेन तो है मुझे, लेकिन ये पूरा आज सेल परचेज का नहीं है, ये इस लीज टर्म में, ये पूरा का पूरा क्या होगा? लीज टर्म में से डेफर करोगे, पूरा लीज टर्म में एलोकेट करोगे। एएस बोलता है इन द रेशो ऑफ डेप्रीसिएशन। अच्छा सर बताना, डेप कौन लगाएगा? डेप कौन लगाएगा, राम या श्याम? डेप कौन लगाएगा? आप समझिए, फाइनेंस लीज है, डेप कौन लगाएगा? डेप राम ही लगाएगा भाई, डेप राम ही लगाएगा। तो जिस रेशो में ये डेप लगाएगा उसी रेशो में इस इनकम को बुक करेगा ओवर द लीज टर्म। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लिखो पहले इतना, डालो हेडिंग सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। आपको बात करनी है अपने आप से, आपको बात करनी है तभी बात बन पाएगी। आप रटोगे ना रूल तो बहक जाओगे। लिखो हेडिंग सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। क्या लिखवा रहा हूं मैं आपको इसमें? सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन लिखें। इन केस ऑफ फाइनेंस लीज,
फाइनेंस लीज लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ना तो बिका है ना वापस किराए पर आया है। लीगल फॉर्म थी, बिका और किराए पर गया, लेकिन रियलिटी क्या है कि भाई उस अगले को पैसे की जरूरत थी, एसेट गिरवी रखकर उसने पैसा ले लिया, बस इतना है। रियलिटी तो ये है। तो इस केस में लिख ले, क्या करेंगे, अगर सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू, किताबों में एसेट थी कितने की भी, कहाँ लगी हुई है, क्या हुआ, क्या हुआ उसमें, चलो ठीक। सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू, 15 लाख में बेच दी 10 लाख की एसेट, क्या होगा बेटा, बोलो बेटा क्या होगा इसमें, या तो हो जाएगा प्रॉफिट या होगा लॉस। लॉस कब होगा बेटा जरा बताना फटाफट से। अगर वो मैंने बेची होगी शायद 8 लाख रुपए में, ठीक, तो क्या करेंगे इस प्रॉफिट लॉस का, क्या करेंगे इस प्रॉफिट लॉस का, जी। तो बेटा क्या करेंगे इस प्रॉफिट लॉस का, क्या बताया मैंने आपको, जरा बताना फटाफट से, क्या लिखूं, शुड बी अपोर्शनड ओवर द लीज टर्म इन द रेशो ऑफ, लिख लो लिख लो, इट इज टू बी अप्रोप्रिएटेड, अपोर्शनड या अमोर्टाइज्ड, कुछ भी लिख लो, लिखें, इट इज टू बी अमोर्टाइज्ड over the lease term in proportion of depreciation। जिस रेशो में आप डेप चार्ज करोगे उसी रेशो में आप प्रॉफिट लॉस को अपोर्शन कर देना। भाई ये जो प्रॉफिट लॉस हुआ है एक्चुअल में ये पूरी फाइनेंस अरेंजमेंट के वजह से हुआ है ना। मैंने 10 की एसेट 12 में बेची, एक्चुअल में थोड़ा बेच दी, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ इस पूरी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में। तो 2 लाख रुपए इस पूरे के पूरे पीरियड में अपोर्शन कर दीजिए, किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ डेप्रीसिएशन। क्लियर है बात। और डेप भी ऑब्वियस सी बात है मैं ही तो चार्ज करूंगा, मैंने बेची, वापस ली जरूर है लीगल फॉर्म, लेकिन रियलिटी क्या है, मालिक मैं ही हूं। बोलो बेटा, डालो हेडिंग नेक्स्ट। इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। अच्छा इसमें पूछेगा क्या आपसे एग्जाम में,
वो यही पूछेगा बस, एग्जाम में ऑपरेटिंग लीज पूछेगा। लेकिन सुन लो कैसे क्वेश्चन आएगा। इन द केस ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन विच इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंस लीज, बुक वैल्यू ये थी, इतने में बेच दिया, सजेस्ट द ट्रीटमेंट। 4 नंबर। तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंस 2 लाख, प्रॉफिट लॉस, ये लाइन चिप देनी है उसके बाद। क्लियर है बात? ये लाइन आपको एएस वाली चिपकानी है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, ये बढ़िया है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज पढ़ते ही दिमाग में क्या आया? जेन्युइन है भाई, सब कुछ जेन्युइन है। एक्चुअल में ही रियलिटी भी यही है, रियलिटी भी यही है कि मैंने बेचा ही था और बदले में किराए पर ही लिया था। तो अब ऐसे में क्या होगा, 3 केस आप नोट करेंगे इसमें। एक चार्ट बना लो कुछ इस प्रकार से, मैं लिखवाऊंगा जरूर, लेकिन हम जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हिंदी में बात करके दिमाग में खुद से तब आंसर करेंगे। लिखें, केस 1 क्या है, सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, सेल प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, ये क्या हो गया, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। बताता हूं, सुनना जरा, छोड़ दो सब, अपने आप आंसर निकलेंगे। ये देखो, सेल एंड लीज बैक है, ऑपरेटिंग लीज है, सिंपल सेल परचेज की घटना है, सिंपल ही सेल परचेज की घटना है। यहां पर एसेट की बुक वैल्यू थी 10 लाख, मैंने सेल कर दी ये 12 लाख में, और इसका मार्केट में भाव भी था 12 लाख। पहला केस, 10 लाख किताबों में थी, डेट पर लगने के बाद मैंने 12 में बेची और 12 का ही भाव भी मार्केट में चल रहा था। क्या करेंगे, क्या करेंगे? यहां प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? अरे बोलो भाई, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 10 की एसेट 12 में बेची है, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। हाँ बोलो, क्या करेंगे 2 लाख के प्रॉफिट का? सिंपल सेल की ट्रांजैक्शन है ये तो मान रहे हो आप, ऑपरेटिंग लीज है तो 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर लो हाथ के हाथ। 2 लाख का प्रॉफिट या जो भी लॉस है वो हाथ के हाथ बुक कर लो। अरे सेल में यही तो करते हैं। ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है, सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन है, जो लीगैलिटी है रियलिटी भी वही है, रियलिटी भी वही है। और अगर ऐसा है तो आपने 10 की एसेट 12 में बेची तो भाई 12 का ही सेल प्रोसीड, यानी 2 लाख का मुनाफा बुक कर लो, या लॉस होता तो लॉस बुक कर लेते। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो। लेकिन अगर कुछ ऐसा है, हिंदी करो क्या हुआ ये रहा, सेल प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। मैं रूल लिखवा नहीं रहा अभी जानकर, मैं रूल बनवा रहा हूं आपसे खुद। आपका दिमाग बोले चीख चीख कर क्या करना चाहिए, बताओ जी। ये हुआ क्या, 10 की एसेट मैंने बेची कितने में, 12 में, लेकिन मार्केट में भाव क्या चल रहे थे इसके, 15। कुछ दुर्गंध आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ लफड़ा है, कुछ लफड़ा लग रहा है मुझे ये। जब मार्केट में भाव 15 लाख रुपए है, यहां तो अभी पहले जब पढ़ा मैंने 15 भाव था, 15 में ही बेच दी, बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, कहां कुछ स्मेल आ रही है किसी तरीके की। लेकिन अगर 15 भाव चल रहे हैं मार्केट में तो 12 में क्यों लीज पर दिया आपने? बोलो बेटा, क्या करेंगे इस बार? प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले तो। कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? पहले प्रॉफिट लॉस बताओ। हाँ जी, प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? वो तो यही कंपेयर करोगे ना प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। बोलो राजा बेटा,
यही तो कंपेयर होंगी। बुक में 10 लाख की सेल प्रोसीड्स 12 लाख की, 2 लाख का मुनाफा। क्लियर है बात? 2 लाख का प्रॉफिट या अगर कोई लॉस है तो वो सारा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जी सर, लेक्चर में बताओ सर। अभी बाद में फ्री होकर बात करता हूँ जी। दो लाख का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एएस क्या कह रहा है? बोला 2 लाख का प्रॉफिट या अगर कुछ लॉस हो रहा है, आपने ये अगर बेची होती मान लेते हैं 8 लाख में, तो 2 लाख का लॉस होता, उसको इमीडिएटली बुक कर लो। प्रॉफिट लॉस है, ऑपरेटिंग लीज है, हाथ के हाथ बुक कर लो। अगर, लेकिन अगर आपने ये सस्ते में बेची है, महंगे में बेची है? सस्ते में बेची है ना। अगर कहीं आपको ये लग रहा है या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेंट की फॉर्म में कॉम्पनसेशन होगा इस प्रॉफिट का, डिफरेंस का, क्या हुआ समझो। एग्जाम्पल, मैंने आपको किराए पर एसेट दी, सॉरी पहले बेची आपको और फिर वापस आपको मैंने किराए पर दे दी, सॉरी किराए पर ले ली मैंने आपसे, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो ऐसा है, मार्केट में भाव 15 लाख रुपए है, मैं आपको 12 में बेच रहा हूं, लेकिन मुझसे किराया कम ले लेना। समझ में आ रही बात? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई देखो वापस किराए पर मुझे ही लेनी है, मैं आपको सस्ते में बेच रहा हूं, लेकिन मुझे ना कॉम्पनसेट कर देना इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल्स। क्या हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे? अब मैं ये आपको बुक करने की अनुमति नहीं दूंगा। अब ये तो फिर इसका मतलब ओवर द पीरियड आपको एडवांटेज मिलने वाला है इसका। बोलो हाँ। तो फिर इसको ओवर द पीरियड ही एलोकेट करेंगे। काम करो, लिखना शुरू करो। पहले 2 केस ये लिखो पहले, चलो यहां पर इसमें लिखो पहले, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल should be recognized immediately. Profit loss on sale should be recognized immediately. दूसरे में क्या लिखोगे? यहां पर भी जो प्रॉफिट लॉस हो, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल to be recognized immediately। भाई जेन्युइन सेल की ट्रांजैक्शन है, मार्केट में कोई भी भाव हो, हमने अगर बेचा है, जेन्युइन सेल है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम हाथ पे हाथ रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ लौट के आ रहा है, फायदा है नुकसान, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा 10 लाख की एसेट है, मार्केट में भाव 15 लाख रुपए है, मैं दूंगा आपको 18 लाख में, फालतू बेचोगे? हाँ, रेंट मेरा कम ले लेना मुझसे, कुछ भी हो सकता है, या रेंट ज्यादा दे दूंगा मैं आपको। बेटा क्लियर है? फेयर वैल्यू से, चलो खैर फिलहाल लिखो, कम की बात कर रहे हैं अभी हम, इसमें लिखो आगे सेकेंड पार्ट। हाउ एवर, अगर कोई आपको बू आ रही है, स्मेल आ रही है, इंडिकेशंस मिल रहे हैं किस चीज के, कि लीज रेंटल में एडजस्टमेंट होगी, इफ द लॉस इज कंपनसेटेड, इफ द लॉस इज compensated by future lease payments, by future lease payments। बता रहा हूं क्या करेंगे अभी इसका। ये क्या लिखा है, हिंदी करो पहले इसकी हिंदी करो पहले। देखो बुक वैल्यू थी 10 लाख, बेच कितने में दी? 12 लाख, मार्केट में भाव कितना है? 15 लाख। बेटा इसमें आ गए कि नहीं आ गए केस में? सेल प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू,
सस्ते में बेच रहे हो आप। क्यों बेच रहे हो सस्ते में? अरे बेचने दो ना, दिक्कत क्या है? सिंपल लीज है, हम तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसे बुक कर लेंगे, काम खत्म। या कम में बेचा होता तो लॉस होता, हम लॉस बुक कर लेते, खत्म। लेकिन इफ द लॉस इज लॉस, कौन से लॉस की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो आपने कम में किया, इस लॉस की बात कर रहे हैं। नोशनल लॉस कितना बेटा? 3 लाख। समझ में आया कि नहीं आया किस लॉस की बात कर रहे हैं? However, if the loss is compensated, भाई लॉस तो होगा ही होगा, मार्केट में भाव चल रहा है, उससे कम भाव में बेच रहे हो ना, तो एक नोशनल लॉस तो हुआ कि नहीं हुआ? However, if the loss is, अब मैं कह रहा हूं ये लॉस हो रहा है ना, आपको घबराओ मत, भरपाई कर दूंगा इसकी मैं लीज रेंटल से। फ्यूचर लीज रेंटल ना कम ज्यादा कर लेंगे, आपको लॉस नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा है तो however, if the loss is compensated by future lease payments, लिखो आगे, future lease payments at below market price, then it should be deferred in proportion of such lease payments. ये इसमें एडिशनल नोट है, ये आपको ऐसे चिपका के आना है, एएस की लैंग्वेज है। वो क्वेश्चन ये देगा, ठीक है? बोला जी ऐसा ऐसा है, सजेस्ट करो, तो मैं क्या लिखूंगा? आंसर बताओ फटाफट से। डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू रिजल्टिंग इन प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। हाउएवर चिपका दो पूरा। हाउएवर द लॉस रिजल्टिंग ऑफ रुपीज 3 लाख should be if the loss of 3 lakh is compensated by if कौन, समझ लो क्या है? मुझे नहीं पता है कि नहीं है। अगर है तो उस 3 लाख के लॉस को ओवर द लीज टर्म इन द रेशियो ऑफ लीज रेंटल्स हम एडजस्ट कर देंगे। बेटा क्लियर हो रही है बात? करना कुछ नहीं है, आपको करवाएगा नहीं आपसे, आपको सिर्फ सजेस्ट करना है ट्रीटमेंट। वो क्वेश्चन ये देगा, ये कहानी पूरी आपको अपने आप लिखनी है, ठीक? कंपैरिजन करना, जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करेंगे? फेस वैल्यू को कंपेयर करना किससे? सेल वैल्यू से। जहां भी पहुंच जाओ उस तरफ पहुंच जाएंगे। तीसरे केस पर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है तीसरा केस? बोलो बेटा। सेल वैल्यू इज, यही इंपॉर्टेंट है, इससे खत्म हो गया अब तो। और बोलो बेटा क्या है सेल वैल्यू? सेल वैल्यू इज मोर देन फेयर वैल्यू। यही तो केस हो गया। सेल वैल्यू इज मोर देन फेयर वैल्यू। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकली, गणित है इसमें, बस लॉजिक कुछ नहीं है, ठीक? अगर ऐसा है, लिखो पहले, चलो पहले फिर पढ़ना इसको। लिखें एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर फेयर वैल्यू। अभी गलत करोगे इसमें आप पढ़ने के बावजूद भी। एक्सेस ऑफ सेल प्राइस, सेल वैल्यू ओवर फेयर वैल्यू, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? 3 लाख की। एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर फेयर वैल्यू be deferred, should be deferred। बताता हूं भी क्या है। should be deferred and amortized over the period, should be amortized over the period for which the asset is expected to use।
खत्म हो गया इस एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज। जी बताएं। हिंदी करो, क्या बोल रहा है, क्या क्या करूं इसमें और क्यों करूं वो बताओ। देखो ऐसा है, 12 लाख मार्केट में भाव चल रहा था, 15 में कैसे बेच दी आपने? उसके क्या आंखों में मोतिया बिंब आ गया, दिखाई नहीं दे रहा उसे? 12 लाख की एसेट 15 में कैसे बेच दी आपने भाई? नहीं जम रही बात, नहीं जम रही बात। क्या करेंगे? कितने का प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 लाख का। 2 लाख का जेन्युइन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये तो बुक कर लो इमीडिएटली। लिखवाता हूं, याद नहीं रहा लिखवाया था अभी। बुक इमीडिएटली बोलो बेटा। बाकी 3 लाख पता नहीं काहे को ही हो गया, लेकिन चलो हो गया तो हो गया। क्या करेंगे इसका अब? बोलो बेटा। लीज टर्म में अप्रोप्रिएट करेंगे इसे, वही तो लिखा है, पढ़ो उसे। एक लाइन रह गई, इससे पहले लिखवा दूंगा अभी। एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर फेयर वैल्यू, यानी फेयर वैल्यू तक का प्रॉफिट लॉस तो इमीडिएटली बुक कर लो। लिखवाया नहीं अभी, रह गई लाइन एक, लिखवा देता हूं कि फेयर वैल्यू तक का तो प्रॉफिट लॉस हाथ के हाथ बुक कर लो, ये वाला, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और उसके बाद सेल वैल्यू ओवर फेयर वैल्यू, ये जो डिफरेंस है इसका क्या करेंगे? अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज। नोट करो इसे, नोट करो फटाफट से। हेलो, जी बेटा क्लियर है? ठीक, एक लाइन लिख लो, लेकिन फिर भी बाद में, अभी तो याद है, बाद में याद नहीं रहेगी। अच्छा आप बताओ क्या लिखूं? समझ में आ गया आपको? हिंदी बता दो क्या लिखूं इससे पहले। मैंने ये तो इतने वाली किताबों में एसेट थी, हाँ बोलो। इतने में बेची, हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये मैंने डिफरेंस एडजस्ट करा दिया, सॉरी ये वाला करा दिया डिफरेंस एडजस्ट मैंने, इसका नहीं बताया मैंने। बताओ क्या लिखूं इसमें? लाइन लिखवा दो ना मुझे तो एक, बोलो। डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एंड एक्सेस। अब समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यहां लिख लो एक स्टार लगाकर, लिखवा देना चाहिए था मुझे। लिख लो यहां पर, यहां लिखो डिफरेंस बिटवीन। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, देखते हैं बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। यहां लिख रहा हूं मैं इस पॉइंट को, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू शुड बी recognized immediately and और इस एंड के बाद की लाइन कहां लिखी हुई है? ये लिखी, एंड ये रहा। ठीक है कि नहीं है? ये यहां है और उसके बाद ये है। माशाल्लाह बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? ये ठीक, खत्म हो गया। यस, ये बताना जरा, बुक वैल्यू 10 लाख रुपए, सोल्ड फॉर 8 लाख रुपीज, फेयर वैल्यू
7 लाख। बस ये कर दिया तो हो गया काम। ऐसी केस पूछेगा 5-6 बनाकर एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन में। बोलो जी, बोलो फटाफट से, अब तो लिखवा तो दिया सब कुछ। हाँ अच्छा, क्या करेंगे? लॉस कितना? 3 लाख का। अच्छा ये बताओ, कुल मिलाकर प्रॉफिट लॉस है कितने का? 2 लाख का लॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 10 वाली चीज 8 में बेची, ठीक, लेकिन भाई साहब लॉस तो 3 का होना चाहिए था। तो क्या करें फिर? बोलो क्या करें? 3 लाख का लॉस क्या करें? ट्रांसफर टू पीएनएल इमीडिएटली। हाँ बोलते जाओ। अच्छा अब क्या बचा? बैलेंस, सॉरी बैलेंस नहीं, ये क्या हो गया? अरे बोलो क्या है ये? 1 लाख का गेन है कि नहीं है? क्या करेंगे इसका? ओवर द, ये सारी कहानी आपको लिख कर आनी है 2 नंबर के लिए, एक पार्ट, ठीक, कई सारे पार्ट होंगे इसके। एस हमारा खत्म हो गया, पढ़ो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास 12 है शायद, हाँ 12, पढ़िए 12 क्वेश्चन। और बिल्कुल भी सॉल्यूशन को नहीं झांकोगे वरना दिमाग नहीं चला पाओगे। केस आपके सामने है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप चार्ट को ना देखें, दिमाग से काम करें। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्या कह रहा है बेटा? मशीनरी WDV कितनी है मशीन की? 300 लाख। एंड सोल्ड फॉर कितना? 400 लाख। एंड द सेम मशीनरी वॉज लीज बैक टू Y बाय Y टू X। लीज बैक अरेंजमेंट इज एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। गिव कमेंट, अपनी टिप्पणी दीजिए। किस बात पर? पहला, सेल प्राइस तो 400 लाख है और जानते हो इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 400 लाख। बताओ फटाफट से क्या करेंगे आप? आंसर नहीं देखोगे बिल्कुल भी। बताओ क्या करेंगे? जितने की बिकनी थी मार्केट में भाव उतने में ही बेच दिए। तो ये बताओ, पहले तो हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट लॉस कितना हुआ ऑन सेल। जल्दी बताओ कितना हुआ भाई? 400 लाख में बेचा, 300 लाख वाला माल 100 लाख रुपए, ठीक है। बोलो अब एएस का ज्ञान पेल दें इसमें, क्या करेंगे इसका बताओ? सिंस, बोलो भाई, सिंस सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। हाँ तो ज्ञान ही पेलना पड़ेगा ना, दिमाग में कुछ और चल रही है स्टोरी मेरे, लेकिन यहां मैं ज्ञान पेलूंगा और फैंसी लैंग्वेज यूज करूंगा। क्या लिखोगे? बोलो। इट इंप्लाइज प्रॉफिट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। क्लियर है बात कि नहीं है? नोट करो इसे फटाफट से भाई, फटाफट से नोट करो, लिखना भी तो आना चाहिए। मुझे लिखा वो नहीं लिख कर पाओगे आप, ऐसे ही करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज फेयर वैल्यू 450 लाख। ओहो, सेल प्राइस तो 400 था, दाल में काला लग रहा है थोड़ा सा कुछ, और फेयर वैल्यू थी 450 लाख। कम में बेच दिया, कम में बेच दिया, कम में बेच दिया। ये बताओ प्रॉफिट लॉस कितना हुआ ऑन सेल? हाँ जी, 400 माइनस 300, 100 लाख का हुआ। ट्रीटमेंट बताओ। 2B, अच्छा ये केस 1 है या 2 है? 2 आ गए ना। 2B रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन P&L अकाउंट। लो जी, खत्म कर दूं केस बेटा? नहीं, क्या लिखोगे आगे? कहानी लिखोगे एक और। हाउ एवर लॉस, कितने का लॉस दिख रहा है इसमें आपको? 50 लाख का आप कुल्हाड़ी मार चुके हो पैर पे अपने। हाउ एवर लॉस ऑफ 50 लाख
टू बी एडजस्टेड इन द लीज टर्म इन द रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन इफ, क्या शर्त थी? इफ द लॉस इज सीम्स टू बी कॉम्पनसेटेड इन द फॉर्म ऑफ लीज पेमेंट्स। बेटा पूरी कहानी चेप दोगे, वो सेकंड लाइन वहां पर लिखेंगे, लिखो से भी करो सेकंड। उसने चिपकाई नहीं कहानी इसमें वैसे ये, लेकिन हम लिखेंगे कि भाई 100 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ऐसा भी करेंगे। हाउ एवर वाली स्टोरी भी चिपकानी है आपको, चिपकाओ फटाफट से। करो बेटा अगला फटाफट से। फेयर वैल्यू 300 लाख की है, सेल प्राइस ज़्यादा है। फेयर वैल्यू 250 लाख की है, सेल प्राइस फिर ज़्यादा है। थर्ड पार्ट और भी है इसमें, बताना बेटा थर्ड पार्ट कितना है। फेयर वैल्यू कितनी बता रहा है? 3.5 लाख। और सेल प्राइस कितना बता रहा है? 250 लाख। बुक वैल्यू कितनी थी एसेट की? हाँ जी 300 लाख। लॉस कितना होगा? 50 लाख। क्या करेंगे इसे? टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L इमीडिएटली। हाउएवर, जल्दी बोलो क्या लिखोगे? हाउएवर लॉस शुड बी डेफर्ड ओवर द लीज टर्म इफ it is compensated in the form of lease payments। आगे आओ, फोर्थ पार्ट बताना बेटा। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फेयर वैल्यू कितनी बता रहा है इस बार? 300 लाख। बढ़िया पार्ट है ये, लिखो उसके बाद इंपॉर्टेंट। सेल प्राइस कितना बता रहा है? 400 लाख। और बुक वैल्यू क्या थी बेटा? 300 लाख। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे आंखों में धूल झोंक डाली है। 300 वाली एसेट 400 में बेच दी मतलब? क्लास में चलो आधा भी जमाती है, ठीक है जी। बेटा समझ नहीं आ रहा मुझे प्रॉफिट ये यही कैसे क्या? फोर्थ फेयर वैल्यू 400 ठीक है, सेल प्राइस ज़्यादा हो गया। बेटा केस थर्ड हो गया कि नहीं हुआ ये? अब मुझे समझ में आ नहीं रहा वैसे कि मार्केट में भाव 300 का था, 400 में कैसे बेच दिया? क्या करें बताओ? प्रॉफिट लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ फेयर वैल्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। हाँ बोलो, कितना बुक करें? हाँ, प्रॉफिट लॉस
टू द एक्सटेंट ऑफ फेयर वैल्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड immediately. This implies 300 लाख माइनस 300 लाख नील. ठीक है. अब अगली लाइन क्या थी बेटा? बोलो बेटा क्या लाइन थी अगली? एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर फेयर वैल्यू. दिस इंप्लाइज कितना? 400 माइनस 300 यानी क्या करेंगे? टू बी एडजस्टेड या अमोर्टाइज्ड ओवर द लीज टर्म इन द रेशो ऑफ लीज पेमेंट्स. बेटा बोलो ना, ये लिखा तो है, ये रहा, अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड फॉर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज. क्या चीज? ऑब्वियस सी बात है, जिस एसेट में जिस प्रॉफिट हुआ है ना आपको, ये कुल मिला के प्रॉफिट तो है एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर फेयर वैल्यू. तो जिस रेशो में डेप है उसी रेशो में गेन बुक कर लो आप. सिंपल है. आगे आइए, लास्ट पार्ट. एक क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, उसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी 1, 2, 3 पार्ट इनमें से पूछ लेगा आपसे. फेयर वैल्यू इज 250 लैक्स. बेटा सेल प्राइस बताना 290 लाख. बुक वैल्यू क्या है? 300 लाख. जल्दी बताओ क्या करेंगे? हैं? टू द एक्सटेंट ऑफ सेल वैल्यू कितना? लॉस ऑफ 290 माइनस 250 40 लाख. टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. हाँ बोलते जाओ बेटा, फटाफट से बोलो बेटा. जी हल तो गया क्या? सॉरी, 300 टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली और डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड फेयर वैल्यू. बताओ बेटा. एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू 290 माइनस 250 हाउ मच? क्या करेंगे इसका? टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लीज पीरियड. दैट्स इट. खत्म बात. एएस खत्म हो गया हमारा. एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो होमवर्क में करेंगे आप. इसके साथ ही हमारे पास AS 19 की चर्चा यहां पर फिनिश हो जाती है. धन्यवाद. बाय बाय.